सभी को जोहार। आइए आज आपको सुनाते हैं अमर शहीद वीर पोटो की कहानी। वीर पोटो एक ऐसा नाम है जिसे लगभग भुला दिया गया था, लेकिन 1971 में सीपी सिंह ने द मार्टायर्स ऑफ सिंहभूम में फिर से जीवित कर दिया। पोटो सरदार अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी परेशानी थे कि 1838 में अंग्रेजी न्यूज़ द इंग्लिशमैन और मिलिट्री क्रॉनिकल में विस्तार से इस विद्रोह का जिक्र किया गया था। आज फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद वीर पोटो के नाम से खेल विकास योजना की घोषणा करके सरदार पोटो का नाम लोगों के सामने ले आए। आइए चलते हैं अब उस वीर गाथा की ओर। 1831-32 कोल आंदोलन के समाप्ति के कुछ वर्षों बाद ही विल्किंसन और बंगाल में ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस किया कि पुराना जिन्न फिर से जाग रहा है। कुछ पीड़ समूहों ने नई प्रणाली विल्किंसन नियम और अंग्रेजी अधिकार को नकार दिया है और वे अंग्रेजों के साथ एक साथ युद्ध छेड़ने की योजना बनाने लगे। ब्रिटिश समाचार पत्र इंग्लिशमैन और मिलिट्री क्रॉनिकल के संवाददाता ने विद्रोहियों में पोटो को राजा बासा के सरदार और उनके सहयोगियों में बलांडिया के पांडुआ, नर्राह, बर्राह और खुंद बुंद के बुड़ाई को नेता के रूप में चिन्हित किया, लेकिन वे सच्चे देशभक्त थे। 1837 के विल्किंसन अभियान के दौरान भी ये विल्किंसन के विरुद्ध शामिल थे। विद्रोह के कारण के रूप में उन्होंने बताया कि विद्रोह का कारण किशुनपुर जेल से इन विद्रोहियों के रिश्तेदारों को भागने के सजा के तौर पर मारा जाना था। इस घटना में भी अगुआ पोटो सरदार ही थे, जिन्होंने बदला लेने के लिए अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने की कोशिश की थी। विद्रोह का तात्कालिक कारण से अधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण था। औपनिवेशिक दास्ता की दमन की कहानियां थी। हो दिसुम पर अंग्रेजों का अधिकार और कोलों के देश में अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा शोषण था। कोल आदिवासियों के बीच पोटो सरदार विद्रोह की आवाज को ऊंचा करने में जी जान से लगे हुए थे। सरदार पोटो के पास साधारण नेतृत्व योग्यता नहीं थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को जुटाने का महान कौशल था। इस प्रतिभा को विल्किंसन भी पहचानता था। सरदार पोटो ने लोगों को विद्रोह में शामिल करने और समर्थन पाने के लिए 3 तरीकों का प्रयोग किया: समझाना बुझाना, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करना और दबाव बनाकर शामिल करना। उन्होंने बलांडिया में एक सभा युद्ध परिषद का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में हो आदिवासियों ने भाग लिया और जहां पोटो सरदार ने अपने व्यक्तित्व कौशलता से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और हो आदिवासियों को विद्रोह में शामिल होने के लिए आह्वान किया। जिन लोगों के रिश्तेदारों की मौत किशुनपुर जेल से भागने की कोशिश करते हुई थी, पोटो ने उन्हें अपने रिश्तेदारों की हत्या का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए राजी कर लिया। इस युद्ध परिषद में घोषणा हुई कि सिंहासन पहाड़ के 2 दर्रे सेरेंगसिया और बड़बिल दर्रे पर कब्जा किया जाएगा। यह रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इससे न केवल दुश्मन द्वारा अचानक हमले से बचा जा सकता था, बल्कि विद्रोही सेना को लाभकारी स्थिति भी प्राप्त होती। एक अन्य रणनीति यह थी कि अंग्रेजों के साथ लंबे समय के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहा जाए। खाद्यान्न और बर्तनों को जंगलों में ले जाया जाए और अपनी स्थिति सुरक्षित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सभी साहिब लोगों को मारने का कार्यक्रम तय किया। इसके अलावा सभी यूरोपियों और विदेशियों को सिंहभूम से बाहर निकालने का भी संकल्प लिया। पोटो सरदार ने लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। उनके सहयोगियों में से एक बड़बिल, जो क्योंझर के थे, एक भुइयां मनगी नाइक ने पोटो और उनके दोस्तों पांडुआ, जोतोंग, जोनको, कोचे, सुरधान, नर्रा और टोपो के साथ मिलकर पूजा की। मनगी नायक ने एक सांकेतिक और भाग्यशाली तीर पोटो सरदार को दिया, जिसे विद्रोह के संदेश और समर्थन हासिल करने के लिए सभी दिशाओं के गांवों में भेजा गया। E.T. डाल्टन ने डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में लिखा है
एक गांव से दूसरे गांव तक भेजे जाने वाला यह तीर हथियारों के लिए आह्वान था और यह युद्ध की खुली घोषणा थी। इस प्रकार हो आदिवासियों के देश प्रेम और देश को आज़ाद करने के दृढ़ संकल्प ने ब्रिटिश अधिकारियों को उनके खिलाफ सैन्य अभियान के लिए मजबूत कर दिया। सरदार ने पोटो और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की। रामगढ़ लाइट इन्फेंट्री से कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग को पोटो और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाले विद्रोह को विफल करने के लिए 400 बंदूकधारियों, 60 घुड़सवार और 2 बंदूकों की एक टुकड़ी की कमान सौंपी गई। यह टुकड़ी 17 नवंबर को चाईबासा से चली और 18 नवंबर को सिंहासन हिल्स से 1 मील दूर सेरेंगसिया गांव पहुंची। 19 नवंबर को अंग्रेज जब उस पहाड़ी दर्रे से गुजरे तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। छिपे हुए हो लड़ाकों ने उन पर तीरों से हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से अंग्रेज सैनिक बौखला गए और अपना बचाव नहीं कर सकी। इस झड़प में 18 सैनिक घायल हुए, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कोल आदिवासियों के शक्ति का बखान करते हुए एक रिपोर्ट में लिखा गया, कोलों के तीर 100 गज की दूरी से एक गोली के समान ही खतरनाक थे। दर्रे को पार करने के बाद अब इस टुकड़ी ने जगन्नाथपुर की ओर मार्च किया, जो प्राचीन दिनों में सिंहभूम राजा का निवास स्थान था। गांव के पास ही अभी भी एक मिट्टी के किले के निशान थे और पास के ईंटों के ढेर को एक मंदिर का भग्नावशेष कहा जाता था। सेरेंगसिया घाटी के इस युद्ध में अंग्रेजों को जान माल की हानि उठानी पड़ी, अतः अंग्रेजों को अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ा। अब विल्किंसन का मुख्य लक्ष्य इस विद्रोह के जननायक पोटो सरदार की गिरफ्तारी थी। कैप्टन विल्किंसन द्वारा टेरा और सौगंधी के मानकी लक्ष्मण सिंह और बौरान सिंह को आदेश दिया कि वे अपने 100 सबसे अच्छे पाइकों यानी लड़ाकों को वहां भेजें। इसके अलावा कोराई केला के कंदुनतार, केरा के बबन और खरसावां के ठाकुर को भी चाईबासा के सबसे अच्छे पाइकों को लड़ाई के लिए भेजने को कहा गया। 20 नवंबर को पोटो सरदार के गांव राजाबासा पर हमला किया गया, जिसमें पोटो सरदार के 6 लोगों को पकड़ लिया गया। पोटो सरदार के पिता और उनके 2 पाइकों को भी पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने राजाबासा गांव को अच्छी तरह से लूटा और घरों को जलाकर राख कर दिया। 22 नवंबर को तोड़ांग हातू गांव में अंग्रेजों के एक दल ने हो आदिवासियों पर हमला किया। गांव उजाड़ और निर्जन मिला। छिपने के ठिकानों की खोज की गई तो 8 महिलाएं और 2 पुरुष मिले। पुरुषों ने विरोध किया तो उनको मार दिया गया और महिलाओं को कैदी बना लिया गया। 24 नवंबर की सुबह कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग और लेफ्टिनेंट सिम्पसन अपने सहयोगियों के साथ रामगढ़ बटालियन के 300 लोग के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह पीछे हटना उचित समझा। वहां पहुंचने पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। जलती हुई आग मिली, जिससे यह स्पष्ट था कि विद्रोह बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए और लड़ाई के लिए तैयार हैं। सैनिकों ने विद्रोहियों के खोज में पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी अभियान के दौरान रुइया और निजाम लोहवार जैसे कई गांवों को जला दिया गया और खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेज सैनिक अपने साथ फसलों को काट कर भी लेते चले गए। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब विद्रोही नहीं मिले तो सेना शिविर में लौट आई और अगले दिन रुइया गांव की ओर मार्च किया, जहां उन्होंने 11 दिसंबर तक एक अस्थायी शिविर बनाया, जब तक कि विद्रोहियों के सरदार पोटो हो की गिरफ्तारी नहीं हो गई। 11 दिसंबर को भारी खोजबीन के बाद सरदार पोटो, बर्राह, नर्रा, पांडुआ, बुड़ाई और मनगी नायक की गिरफ्तारी सेरेंगसिया से हुई। साथ में उनके 80-90 लोग भी पकड़े लिए गए। काफ़ी मात्रा में मवेशियों को मारा गया, गांव के गांव जला दिए गए। इस दमन चक्र के साथ पोटो सरदार के विद्रोह का अंत कर दिया गया। कैप्टन विल्किंसन ने 12 दिसंबर 1837 से 3 जनवरी 1838 तक जगन्नाथपुर में डेरा डाला, जहां से उन्होंने सरदार से विद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए 18 दिसंबर को अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां प्राप्त की। 25 दिसंबर को अंग्रेजी राज की बदनाम मॉक ट्रायल शुरू हुई। 31 दिसंबर 1837 को फैसला सुनाया गया।
1 जनवरी 1838 को हो आदिवासियों के जन समुदाय के सामने खुलेआम विद्रोह के नेताओं सरदार पोटो, नर्रा और बुड़ाई को जगन्नाथपुर में फांसी दी गई। एक दिन बाद ही 2 जनवरी को बर्राह और पांडुआ को सेरेंगसिया गांव में फांसी दे दी गई। इस प्रकार पांचों वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान का आदर्श स्थापित कर इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्यवाद।